गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को मैं जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का कल सिर्फ मैंने जो आप लोग को इनपुट यूनिट के बारे में बताया था, आज मैं आप लोग को बता रही हूँ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। सीपीयू का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं आप लोग को बताती हूँ सीपीयू होता क्या है। देखो, ये इस टाइप से एक बॉक्स टाइप का एक संरचना होता है, बोलते हैं एक बॉक्स टाइप का मशीन होता है। अब इस बॉक्स टाइप के मशीन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है एएलयू, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि नॉर्मल अर्थमेटिक कैलकुलेशन या फिर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, किसी भी टाइप का अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए यूज होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद होता है कंट्रोल यूनिट, सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम सीपीयू का ब्रेन भी कह सकते हैं। का कंट्रोल यूनिट क्या होता है? एक ब्रेन होता है। कंट्रोल यूनिट के ही थ्रू हमारा सीपीयू है वो हैंडल होता है। थर्ड आपका एमयू, एमयू इन द सेंस मेमोरी यूनिट काम होता है। मेमोरी यूनिट जो होता है स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी स्टोरेज डिवाइस हर एक कार्य परफॉर्म किया जाता है। मतलब अगर हम लोग इनपुट ले रहे हैं, उसको स्टोर करेंगे पहले एमयू में, फिर एमयू से वो जाएगा सीयू में। सीयू डिसाइड करेगा कि किस टाइप का वर्क परफॉर्म करना है। अगर अर्थमेटिक है, अगर अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन है, तो ये क्या करेगा? भेज देगा। और एएलयू से वापस वो टास्क जब आउटपुट के रूप में प्राप्त स्टोर हो जाता है। एमयू जो है मेमोरी यूनिट, इनपुट और आउटपुट दोनों टाइप के डेटा को स्टोर करने का, और सीयू कंट्रोल करता है कि कौन सा टास्क किस जगह पर। हम इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं एक बार सारे को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं सीपीयू के 3 पार्ट में आपको बता दी। सबसे पहले देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। मेमोरी यूनिट का क्या काम है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन that are entered into the computer system with the help of input unit। क्या बोल रही हूँ? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन that are entered into the computer system with the help of the input unit is stored inside the computer। ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग एंड बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट। सबसे पहला इसका काम हो गया, जैसे ही हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट यूनिट में टाइप करते हैं या फिर भेजते हैं, तो क्या करता है मेमोरी यूनिट का काम? क्या होता है? ये डेटा या इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले स्टोर करता है विदाउट प्रोसेसिंग स्टार्ट। पहले प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इनपुट से जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन जाएगा वो मेमोरी यूनिट में होगा। सेकेंड, इसका वर्क होता है रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग मस्ट बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। जैसे ही मान लो कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन था, एएलयू से कोई कैलकुलेशन हुआ, उसके बाद जब आउटपुट यूनिट में जब हम पे हमारा जो इंफॉर्मेशन हमको मिला है, जो प्रोसेस आउटपुट मिला है, उसको शो करने से भी पहले क्या होता है? ये मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर करता है। तो मेमोरी यूनिट का मेन काम स्टोर करता है, ये इनपुट को भी को भी। तो इसके जो मेन फंक्शंस होते हैं, जो मेमोरी यूनिट का मेन जो वर्क होता है, आप लोग 3 पॉइंट में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, it store the data and instruction received from the input unit before
प्रोसेसिंग, क्या लिख सकते हो, स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है प्रोसेसिंग से पहले, उसको स्टोर का काम करता है मेमोरी यूनिट। आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। रिजल्ट जो भी आप रिजल्ट मिलता है सीपीयू में, रिजल्ट मिलता है उसको भी स्टोर करने का काम ये इनपुट मेमोरी यूनिट। दूसरा फाइनल रिजल्ट जो जनरेट करते हैं। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा जितने भी लॉजिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एंड, और, नॉट, इसके अलावा और भी जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो ALU में परफॉर्म करने का काम करता है अर्थमेटिक। ठीक है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का आपका वर्क। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, CU, कंट्रोल यूनिट जिसको हम बोलते हैं CU। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जो भी कंप्यूटर में जितने भी एलिमेंट इनपुट होते हैं उसको प्रोसेस करने का जो डिसीजन होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू लिया जाता है। जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं, टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, वो कंट्रोल यूनिट में सारे प्रोसेस होते हैं और कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही ये डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा टास्क कब और किसमें परफॉर्म होना है। ये आपका होता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आउटपुट यूनिट। व्हाट इज आउटपुट? ठीक है, आउटपुट क्या होता है, जो भी हम इनपुट यूनिट से डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं, जितने भी इनपुट यूनिट में हम डेटा या इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं वो प्रोसेस होता है सीपीयू में, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यूनिट में आउटपुट को जनरेट करता है। ये आउटपुट यूनिट का काम है। और सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है हमारा मॉनिटर स्क्रीन, जिसपे हमें आउटपुट शो होता है। साथ ही साथ प्रिंटर, जिसके थ्रू हम इसका जो भी हमारे पास आउटपुट है उसका हार्ड कॉपी हम ले सकते हैं। प्रिंटर के थ्रू ही हम किसी भी आउटपुट का हार्ड कॉपी ले सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस याद रखना। हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी मतलब कि होता है जो जिस आउटपुट को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी मतलब होता है जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना तो उसको फील कर सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, वो होता है हमारा सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, तो जब भी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के बारे में कोई पूछेगा तो ये चीज याद रखना, सॉफ्ट कॉपी किसको होता है बोलते हैं और हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं। तो अब देखिए आउटपुट यूनिट का जो मेन टास्क होता है, आउटपुट यूनिट भी 3 टास्क परफॉर्म करता है। सबसे पहला टास्क होता है आउटपुट यूनिट का, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट। एक्सेप्ट रिजल्ट, यह क्या करता है, जो भी सीपीयू के थ्रू जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा, कन्वर्ट रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, जैसे कि इनपुट यूनिट करता था सेम एज इट इज आउटपुट यूनिट करता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है,
जो भी रिजल्ट आता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो सीपीयू से जो आउटपुट यूनिट में रिजल्ट आता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है और इस मशीन लैंग्वेज को आउटपुट यूनिट हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर तीसरा है टू प्रोड्यूस द रिजल्ट टू यूजर। यूजर को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये 3 आउटपुट यूनिट के काम है। सबसे पहला इट एक्सेप्ट द रिजल्ट, ये रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। दूसरा इट कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म मतलब कि ह्यूमन या तो हिंदी पढ़ सकता है या कोई लैंग्वेज पढ़ सकता है या इंग्लिश पढ़ सकता है, लेकिन वो बाइनरी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही कन्वर्ट कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्म, यूजर जो लैंग्वेज सेलेक्ट करता है उसी लैंग्वेज में ये टास्क परफॉर्म करता है। तीसरा इट प्रोड्यूस द रिजल्ट टू यूजर, यूजर को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये है आपके आउटपुट कंप्यूटर। देखिए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन होते हैं वो, तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। देखो लैक ऑफ इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कंप्यूटर का खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है। कंप्यूटर का खुद का कोई ब्रेन होता है क्या? नहीं होता। जैसे जैसे ह्यूमन उसका इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वैसे वो वर्क और टास्क परफॉर्म करता है। ह्यूमन अगर गलत इंस्ट्रक्शन देता है तो गलत टास्क परफॉर्म करेगा, सही इंस्ट्रक्शन देगा सही टास्क परफॉर्म करेगा। ये इसमें बिल्कुल भी ब्रेन नहीं होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लैक ऑफ इंटेलिजेंसी। इसमें इंटेलिजेंसी की कमी होती है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, नीड ऑफ प्रोग्राम सिस्टम एंड लैंग्वेजेस। नीड ऑफ प्रोग्राम सिस्टम एंड लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर है, ठीक है, एक डब्बा है, समझ लो एक डब्बा में आप लोग को लाके दे दी, मॉनिटर दे दी, सीपीयू दे दी, उसके साथ साथ कीबोर्ड दे दी, माउस दे दी। आप कुछ यूज कर सकते हो अगर उसमें सिस्टम ही ना हो, लैंग्वेजेस ना हो, प्रोग्राम ना हो। सिस्टम मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, प्रोग्राम ना हो, लैंग्वेज ना हो, तो आप उस कंप्यूटर को यूज कर सकते नहीं यूज कर सकते। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ना तो कोई प्रोग्राम चलेगा ना तो कोई लैंग्वेज यूज होगा। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन एक भी एप्लीकेशन नहीं है और एक भी लैंग्वेजेस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना एक लैंग्वेज प्रेफर कर रहा है, कोई सा भी लैंग्वेज, उसके अलावा और कोई लैंग्वेज हम उसमें नहीं डाले हैं, ना तो उसमें कोई भी एप्लीकेशन है, तो वो टोटली क्या होता है, यूजलेस होता है। तो किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी उससे हम किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर एप्लीकेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है नीड ऑफ प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेजेस। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं डेटा डिपेंडेंसी। सबसे मोस्ट पॉइंट है ये, आप डीबीएमएस में भी पढ़ेंगे, जिसके में डीबीएमएस होगा वो डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है, कंप्यूटर डेटा क्या है, रॉ मटेरियल है। कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डेटा हम फीड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट जनरेट करता है। तो अगर कोई डेटा हमने फीड किया, वो डेटा हमने रॉन्ग फीड किया तो वो स्वाभाविक सी बात है रॉन्ग रिजल्ट जनरेट करेगा। अगर हम राइट डेटा इसमें फीड करते हैं तो ये राइट रिजल्ट जनरेट करेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर को बोला जाता है डेटा डिपेंडेंसी।
जिस टाइप के डेटा आप इसमें फीड कर रहे हैं उसी टाइप का ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंप्यूटर क्या है, उसका लिमिटेशन में एक ये भी आता है कि डेटा डिपेंडेंसी होता है। जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, कोई यूजर है, उसने गलत डेटा फीड कर दिया, यूजर के माइंड में नहीं आया कि उसने गलत डेटा फीड किया है, बट कंप्यूटर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको पता चल गया कि उसने गलत डेटा फीड किया है। लेकिन ये क्या करेगा, ये बताएगा नहीं, ये उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करके आपको दे देगा। तो कंप्यूटर का लिमिटेशन में तो ये पॉइंट आता है डेटा डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है नीड ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट। प्रॉपर इन्वायरमेंट, प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अब मान लो मैं एक यूजर या एक ह्यूमन को कुछ काम करने के लिए बोलूं, ठीक है, उसको कुछ मैंने वर्क दे दिया, अब उसको वो वर्क करना ही है। अगर वहाँ लाइट गोल है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, उसको वो काम करना है, तो वो कैसे भी इन्वायरमेंट में वो काम को, वो टास्क को कंप्लीट करके देगा। लेकिन कंप्यूटर के लिमिटेशन में ये एक पॉइंट होता है कि इसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अगर इसके पास प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट इन्वायरमेंट होता है बैटरी, टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर। अगर इसके पास फिक्स टेम्परेचर नहीं है, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, बिजली अप डाउन होती है, तो फिक्स टेम्परेचर अगर इसको नहीं मिलता तो ये वर्क नहीं करेगा। मान लो डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर है, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसके पार्ट में डस्ट घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हैंग होने लगता है या फिर कम वर्क करता है। तो ये इसके प्रॉपर इन्वायरमेंट का जरूरत है। तो कंप्यूटर का नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन है नीड ऑफ प्रॉपर इन्वायरमेंट। इसको वर्क करने के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक कॉस्टली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वैल्यूएबल मशीन है। इसके एडवांटेज में इसलिए वैल्यूएबल मशीन आया है, लेकिन इसी का एक डिसएडवांटेज यह है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, और नॉर्मल एंड यूजर्स होते हैं, जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं उसकी पहुंच से ये बहुत दूर होता है। नॉर्मल जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जो लो क्लास के लोग होते हैं उनको परचेस करने के लिए अभी जो जनरेशन है उस जनरेशन में भी कंप्यूटर को परचेस करने के लिए एटलीस्ट 30 to 40,000 रुपए चाहिए। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इस कारण से ये नॉर्मल यूजर्स के पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है, ये है कंपैटिबिलिटी मतलब कंप्यूटर जो है पोर्टेबल मशीन नहीं है, इसको इसको कंप्यूटर को कंपैटिबल करना बहुत ही एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी कंपैटिबिलिटी। क्योंकि अगर मान लो, एक तो ये पोर्टेबल नहीं होता, सारे सिस्टम पोर्टेबल नहीं होते। मान लो अभी लैपटॉप पोर्टेबल है आपका, बट पीसी की बात करें तो पीसी आपका पोर्टेबल नहीं होता। दूसरा चीज ये होता है इसमें कि मान लो आप एक सिस्टम है, एक सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक सिस्टम में कोई प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम को ये सिस्टम मान लो आपका खराब हो गया, हैंग हो गया, एरर आ गया, या फिर ये सिस्टम अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपने घर में इस सिस्टम में काम किया, अब आप पेन ड्राइव से इसी काम को इस सिस्टम में करना चाहते हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप इस सिस्टम में ये वाले काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये कंपैटिबल नहीं होता, ये उस वर्क को करने का आपको परमिशन नहीं देता है। आपको परफेक्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो आपके इस वाले कंप्यूटर में था, सेम एज इट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको इस कंप्यूटर में भी चाहिए होता है। तो ये आता है आपका कंप्यूटर के लिमिटेशन में कंपैटिबिलिटी।